जी, नमस्कार। लूसेंट कंप्लीट इतिहास कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। सीधी बात, नो बकवास, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गोंड प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा, जो कि मोखरी वंश से संबंधित थे, ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ठीक है भाई। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारीगर अर्थात जेल में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गोंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में स्थित है, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित किया और पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उससे अपनी राजधानी बनाया। अपनी बहन को भी उससे बचाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हैंसोंग की पुस्तक शी यू की क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एक बार देख लेते हैं। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। कौन जीता? तो पुलकेशिन द्वितीय जीता। हारा कौन? हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह शब्द से आता है हैंसोंग और ह से आता है हर्षवर्धन। जबकि आपको फाइयान पूछे तो वो अलग है। ठीक है। हैंसोंग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। सी यू की हैंसोंग की पुस्तक है। हैंसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 से 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हैंसोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हैंसोंग ने स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। बाण भट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे या हर्ष का दरबारी कवि था। बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी। बाण भट्ट के गुरु का नाम था भरचू। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्ष ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है। जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए, क्योंकि राजाओं के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि इतने सारे ग्रंथ लिख देंगे। किसी और से लिखवा लिए और नाम पे चढ़ा लिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था।
प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरीक तथा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान होता था विषयपति, और विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामक्षा पटलिक ग्रामक्षक पटलिक होता था या कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री, जिसमें भंडी होता था प्रधान सचिव, सिंहनाद होता था प्रधान सेनापति, कुंतल होता था अश्वसेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त होता था गज सेना का प्रमुख। ठीक है। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तुला यंत्र क्या है? तो तुला यंत्र एक जल पंप है। ठीक है। किसके शासनकाल में मिला? तो हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का वर्णन मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो और सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके।